पढ़ेंगे पाल वंश का अंतिम शासक चक्रपाणि दत्त कौन था, इसने किस पर टीकाएं लिखी थी और ये किस वंश से थे और इनके पिता कहाँ के रसोइये थे, किस पाल वंश के शासक के थे, और चक्रपाणि मिस्र कौन था और उसकी रचना क्या थी, और पाल वंश के चित्रकार कौन थे और इस चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है, पूरा डिटेल से आपको आज पाल वंश पढ़ाने जा रही हूँ। कल मैंने गुजर प्रत्यार पढ़ाया था, राष्ट्रकूट, इन सबके शॉर्ट नोट्स दिए थे। आज पल्लव शासकों का भी शॉर्ट नोट्स ही दूंगी, इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में बार बार आते हैं। गुजर प्रतिहारों का क्या क्या पढ़ाया था, फिर पाल वंश के शासक किसकी क्या उपाधियाँ थी, यहाँ हम पढ़ेंगे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायण। डिटेल से मैं इसलिए समझा रही हूँ कि कल मैंने राष्ट्रकूट पढ़ाया था। राष्ट्रकूटों ने जो स्थापना की थी वो किसको हरा के की थी पता है आपको? वातापी के चालुक्यों को हरा के की थी। कौन सा शासक था? वातापी का जो शासक था वो कीर्तिवर्मन था। चालुक्य, वातापी के चालुक्य कीर्तिवर्मन चालुक्य को हरा के दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब लास्ट में आएगा कर्क द्वितीय, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक। राष्ट्रकूट वंश मैंने कल पूरा डिटेल से पढ़ा दिया आपको। इसका अंतिम शासक आएगा कर्क द्वितीय, उसको हराएगा कल्याणी के चालुक्य। कौन हराएंगे? कल्याणी के चालुक्य। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कर्क द्वितीय, उसको हरा के कल्याणी के चालुक्य कौन था? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्यों की यहाँ नींव रख दी थी। अब वातापी के चालुक्य इससे पहले थे, राष्ट्रकूटों से भी पहले थे, तो हम पहले वातापी के चालुक्य भी पढ़ेंगे, फिर कल्याणी के पढ़ेंगे। कल्याणी के चालुक्य ना यही अपनी नींव डालेंगे यहाँ वेंगी के चालुक्यों में, पल्लवों को हरा के। तो पल्लव थे ना, ये हर्षवर्धन के समकालीन भी थे थोड़े, और ये चालुक्य थे जो एहल अभिलेख वगैरह था ना, पुलकेशिन द्वितीय वगैरह, तो वो भी डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे। कन्नौज पहले इसलिए बताया मैंने कि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, तो गुजर प्रतिहारों के शासक ने किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में शुरुआत की थी? मैंने कल पढ़ाया था आपको, वत्सराज ने शुरुआत की थी। और वत्सराज को किसने हराया था? यहाँ से ध्रुव द्वितीय आया था, राष्ट्रकूट शासक, उसने हराया था। लेकिन वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने वापस कन्नौज को राजधानी बनाया। यहाँ से धर्मपाल था, धर्मपाल को भी उसने हराया था। बाद में देवपाल आया, उसको भी हराया। यहाँ से कृष्ण वापस आया था, गोविंद तृतीय, उसने भी नागभट्ट द्वितीय वगैरह सबको आगे हरा के आगे जो महिर भोज को वगैरह में समय में, मिहिर भोज के समय में स्थायी राजधानी कन्नौज बन गई थी। यहाँ गुजर प्रतिहारों का शासन स्थापित हो चुका था, लेकिन ये भी रहने वाला नहीं, क्योंकि गुजर प्रतिहारों के सामंत कौन थे? गढ़वाल थे, जयचंद गढ़वाल वगैरह थे, और चौहान थे, और एक और थे, चालुक्य नहीं, सॉरी, थे वो चंदेल थे। ये गुजर प्रतिहारों के सामंत थे। अब यहाँ गुजर प्रतिहारों को भी हटा देंगे, और यहाँ कौन आएगा? यहाँ आएगा गढ़वाल। कौन आएंगे? कन्नौज पे, सॉरी, गढ़वाल आएंगे। और यहाँ जो राजस्थान में जो गुजर प्रतिहारों की शाखा थी, वहाँ आ जाएंगे चौहान। कौन आएंगे? चौहान आ जाएंगे। यहाँ पल्लव शासक है ना, इसके स्थान पर वेंगी के चालुक्य आ जाएंगे। ये पाल वंश को हरा के यहाँ सैन वंश आ जाएगा, आगे चला जाएगा। और आगे इस तरह से, क्योंकि एक दूसरे के सामंत थे। पहले कल्याणी के जो वातापी के चालुक्य है ना, इसी के सामंत थे राष्ट्रकूट। कौन थे? राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूटों ने वातापी के चालुक्यों को हरा के अपनी नींव रखी थी। अब कल्याणी के चालुक्यों ने वापस राष्ट्रकूटों को हटा के अपनी नींव यहाँ कर्नाटक के बीजापुर में रखेंगे। और आगे हम देखेंगे पूरा डिटेल से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पाल वंश मैंने नहीं पढ़ाया था, तो पहले पाल वंश पूरा पढ़ा दूँ, फिर आपको जो हर्षवर्धन मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, राष्ट्रकूट भी पढ़ा दिया, गुजर प्रतिहार भी पूरा का पूरा कल मैंने वीडियो पूरा पढ़ा दिया है डिटेल से। क्योंकि ये राजपूत युग की शुरुआत है, पूर्व मध्यकाल चल रहा है, तो आगे हम पूरी डिटेल से चलते रहेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। यहाँ अब हम देखे था योद्धेंद्र वंश का शासक था ना, चक्रा युद्ध, और एक और शासक था, उस सबको हरा के आगे ये गुजर प्रतिहार जिसने मिहिर भोज था, इन सब ने शासन स्थापित कर लिया था। महिपाल, महेंद्रपाल है ना, ये महिपाल अलग है। जो पाल वंश का शासक मैंने कहा ना, महिपाल प्रथम दूसरा संस्थापक था, ये महिपाल पाल वंश का है। जो गौड़ वंश था यहाँ ना, गौड़ वंश भी कहते हैं यहाँ और बंगाल में, और पाल वंश का शासक था, तो वो भी है। और महिपाल प्रथम एक यहाँ भी था, आपको पता, गुजर प्रतिहारों में भी था। उसका जो गुरु था वो राजशेखर था, वो कल मैंने पूरा डिटेल से वहाँ पढ़ा दिया है। तो कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य तो राष्ट्रकूटों को हरा के आएंगे। तो इससे पहले कौन थे? राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों को हमने पढ़ लिया। इससे पहले कौन थे? तो वातापी के चालुक्य। तो हम वातापी के चालुक्य पढ़ेंगे और पल्लव को, दोनों को साथ लेके चलेंगे ना, समझ में आ जाएगा। तो वो सब पढ़ेंगे पाल वंश के बाद में। तो पाल वंश स्टार्ट करते हैं पहले। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की आपको पता हो तो स्थापना की थी, किसने की थी, उसको नष्ट किसने किया था, पूरा डिटेल से। हम है ना, हम गाँव में रहते हैं, तो गाँव में क्या प्रॉब्लम होती है आपको पता हो, क्योंकि बोर्ड पे नज़र आ रही होगी, लाइट की प्रॉब्लम रहती है, कभी तेज़ कभी कम, कभी रहती भी नहीं है, इतनी प्रॉब्लम है। और नेट की इतनी प्रॉब्लम है कि कम से कम 4-4 घंटे आप बैठे रहो तो वीडियो अपलोड नहीं होता। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें, क्योंकि मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। और अब स्टार्ट करते हैं। पाल वंश, इसका संस्थापक गोपाल था। दूसरा संस्थापक महिपाल प्रथम, वो नेक्स्ट में आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसको दूसरा संस्थापक कहा जाता था, इसलिए मोस्ट पॉइंट था, मैंने लिख दिया। पाल शासक कौन थे? बौद्ध अनुयायी थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के मानने वाले थे।
गोपाल अपनी उत्पत्ति किससे बताता है, क्योंकि गोपाल को किसने बनाया था, वहाँ की प्रजा ने राजा बनाया था। इसलिए बनाया था कि बंगाल में है ना, बंगाल बिहार में इतनी अराजकता फैल गई थी, इतने अत्याचार हो रहे थे कि इसके लिए प्रजा ने मिलकर गोपाल को राजा बनाया था। और गोपाल ने अपनी उत्पत्ति सूर्यवंश या समुद्र से बताई थी। और गोपाल ने औदंतीपुर में विहार की स्थापना की थी। ये भी इसकी थोड़ी सी डिटेल थी। अब है धर्मपाल। धर्मपाल की उपाधियाँ कौन कौन सी थी, समकर है, परम सौगात। परम सौगात तो आपको पाल वंश की सभी शाखाओं की, सभी राजाओं की उपाधियाँ लगभग परम सौगात मिलेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। परमेश्वर तो हमने गुजर प्रतिहारों में देखा था, नागभट्ट द्वितीय ने परमेश्वर महाराजा धीराज है ना कैसी उपाधियाँ धारण की थी। और विक्रमशील इसलिए रखी थी क्योंकि इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमादित्य के नाम से तो राजा हुए होंगे कम से कम 10-12। किसने, अरबों को हरा के विक्रमशिला, विक्रमादित्य थे ना, एक विक्रमादित्य यहाँ दक्षिणी भारत में था, उसने अरबों को हराने के उपलक्ष्य में विक्रमी संवत भी चलाया था। वो मैंने प्राचीन इतिहास की सौरभ चौबे की प्लेलिस्ट है ना, वहाँ बताया हुआ है। और यहाँ राष्ट्रीय चापति की द्विपति की उपाधि धारण की थी धर्मपाल ने। इसका अर्थ होता है तीनों राजाओं का स्वामी। तो मैं नोट्स है ना जो दे रही हूँ ना आपको, यहाँ से दे रही हूँ। ये सौरभ चौबे की बुक आपको नजर आ रही होगी, ये प्राचीन इतिहास की बुक है, देख सकते हो प्राचीन इतिहास, ये सौरभ चौबे, क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं लगभग, इसलिए ये देख सकते हो पाल वंश जो सौरभ चौबे की बुक से है। मैंने धर्मपाल पढ़वाया हुआ तो है, लेकिन एक बार आपका वापस से रिकॉल हो जाएगा। और उदय सुंदरी कथा है ना, उसके लेखक थे सोहडल, उसमें धर्मपाल को उत्तरापंथ स्वामी कहा है। क्या कहा है, उत्तरापंथ स्वामी। त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था धर्मपाल के समय में, और धर्मपाल को हराया था वत्सराज ने। यह आपको मैंने बताया हुआ है जब यहाँ पढ़ा था नेक्स्ट में। और इसने शिक्षा के केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। और इसको नष्ट 1303 में बख्तियार खिलजी ने किया था। जब नालंदा को नष्ट किया ना उसने, तो आते वक्त इसको भी नष्ट कर दिया था। किसने, बख्तियार खिलजी ने। सोमपुरी विहार की भी स्थापना, सोमपुरी विहार में मठ की भी स्थापना धर्मपाल ने की थी। हरिभद्र एक विद्वान था, उसको संरक्षण दिया था किसने, धर्मपाल ने, जिसने अष्ट सहस्त्रिका और प्रजन्य पारमिता नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। और वत्सराज जो प्रतिहार गुजर प्रतिहार शासक था, इसने उसको हराया था। ये मैंने बताया। ध्रुव सेकंड जो राष्ट्रकूट शासक था, इसने भी धर्मपाल को हराया था। अब नेक्स्ट शासक कौन है वो पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे देवपाल जो धर्मपाल का पुत्र था। इसने भी परम सौगात की उपाधि धारण की। इसने गुजरों, हुनों, उत्कल और द्रविड़ों को हराया था। और इसका वर्णन किसमें है, नारायण पायल का बादल अभिलेख में हमें मिलता है। मलाया के जो शैलेंद्रवती राजा था ना, कौन था, बालपुत्र देव, जिसने इसको कहा था देवपाल को कि नालंदा में बौद्ध विहार में स्थापना हमारा सहयोग करे। इसलिए इसने उसके 5 गांव दान में दिए थे नालंदा के बौद्ध विहार के लिए। इसके कहने पर शैलेंद्रवंशी राजा बालपुत्र के कहने पर देवपाल ने 5 गांव दान में दिए थे। और वीरसेन को नालंदा का अध्यक्ष बनाया था। किसको, वीरसेन को नालंदा का अध्यक्ष बनाया था। देवपाल ने रामभद्र और मीरभोज को भी हराया था। हमने बताया था मीरभोज को पहले देवपाल ने हराया था, फिर मीरभोज ने वापस से आक्रमण करके अपनी सत्ता स्थापित की थी। इससे जो राजधानी बनाई थी कन्नौज को। इसका पुत्र था महेंद्रपाल, जो अनकोरा ताम्रपत्र में मिलता है कि महेंद्रपाल इसका पुत्र था, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद जो शासक हुए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए थोड़े से नाम ही लिखे हैं। विग्रपाल, नारायणपाल, राज्यपाल। राज्यपाल को याद रखना, ये गुजर प्रतिहारों के शासनकाल में भी राज्यपाल का एक शासक नाम का, राज्यपाल के नाम का एक राजा था, जिसने मोहम्मद गजनवी ने हराया था। आपको पता हो गुजर प्रतिहार शासक का अंतिम शासक कौन था, यशपाल था। और फिर गोपाल द्वितीय, फिर विग्रहपाल द्वितीय, ये सब इसी वंश के शासक थे, पाल वंश के। महिपाल प्रथम, ये महिपाल प्रथम अलग है, ये भी याद रखना, मैंने बता दिया आपको। वो महिपाल प्रथम कहाँ का था, वो कहाँ, गुजर प्रतिहारों का था। राजेंद्र चोल ने इसको हराया था। किसने, राजेंद्र। देखो यहाँ चोल कितने दक्षिण में थे, या दक्षिण में थे, और उसने वो जाके उसको हरा दिया। किसको, राजेंद्र चोल को हराया था। और दीपकर, श्री ज्ञान, अतिशा, नाम 3 है नाम, लेकिन एक ही व्यक्ति है। कौन है, ये बौद्ध भिक्षु है। कौन है, दीपकर, श्री ज्ञान, अतिशा नाम का एक बौद्ध भिक्षु था। उसके नेतृत्व में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु एक मंडल भेजा था। कहाँ भेजा था, तिब्बत भेजा था। किसने भेजा था, महिपाल प्रथम ने तिब्बत भेजा था, बौद्ध प्रचार मंडल, और अतिशा के नेतृत्व में भेजा था। उसके बाद है नयनपाल, विग्रपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, सूरपाल, ये सब वापस शासक हुए, इतना इंपॉर्टेंट थे नहीं। उसके बाद रामपाल हुआ 1077 से 1130 तक। विग्रपाल द्वितीय का ये पुत्र था रामपाल, दिख रहा है आपको, रामपाल 1077 से 1030। याद रखना, राष्ट्रकूट और गुजर प्रतिहारों का शासन काल था ना, उससे ज्यादा पाल वंशों ने शासन किया था। ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजवंश पाल वंश था। संध्याकर नंदी ने एक पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा रामपाल चरित्र। उसके अंदर सारा रामपाल का पूरा वर्णन है। रामपाल ने गंगा में डूबकर अपने प्राण दे दिए या जल समाधि ले ली। जिस तरह हमने गुजर प्रतिहारों में नागभट्ट द्वितीय को देखा था, उसने भी जल समाधि ली थी, उसी तरह इन्होंने भी ली थी। मैंने वहाँ पूरा समझाया हुआ था
कि जल समाधि क्यों लेते थे, किस लिए लेते थे और एक ही स्थान से क्यों लेते थे, वो मैंने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया हुआ है। ये हमारा 8वां पार्ट है, जो राजपूत युग या पूर्व मध्यकालीन राजपूत युग की शुरुआत और जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उत्तर भारत में वो पढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत में अभी गए तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि दक्षिण भारत में अभी चालुक्य आएंगे वो दक्षिण भारत में आएंगे, पल्लव आएंगे वो दक्षिण भारत में आएंगे। चेर तो मैंने पढ़ा लिया, पांड्य मैंने पढ़ा लिया, चोल भी आधे पढ़ा लिया, आधे रह चुके हैं। जो चोलों की 2 शाखाएं थी, पहली शाखा मैंने पढ़ा ली, नेक्स्ट शाखा अभी स्टार्ट करेंगे। हम क्रम से पढ़ेंगे ना, हमें समझ में आ जाएगा। अब इसका अंतिम शासक देखना है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, फिर पाल वंश समाप्त हो जाएगा। पाल वंश का ये अंतिम पॉइंट रहा है। पंत मदन पाल था इस वंश का अंतिम शासक, जो पाल वंश का था। सुलेमान ने पालों के जो साम्राज्य था उसको रूहम कहा है। रूहम का अर्थ होता है धर्म। क्या होता है? धर्म। दाएं भाग का लेखक जीमुतवाहन। मैंने दाएं भाग और बाएं भाग 2 शायद मैंने पढ़ाया हुआ। प्राचीन इतिहास में भू राजस्व प्रणाली में सौरभ चौबे की बुक से पूरा डिटेल से पढ़ाया था। जो बेटी का हक होता है, जो बेटे का हक होता है, पिता अपने जीवित रहते हुए किसको अपनी जो संपत्ति दे देते हैं और अपना राजकाज दे देते हैं, मरने के बाद कौन अधिकारी होता है, वो सब डिटेल से अगर नहीं पढ़ा हो तो सौरभ चौबे की प्ले लिस्ट प्राचीन इतिहास में जो भू राजस्व प्रणाली है या जितने भी अभिलेखों से है वो आप पढ़ सकते हो, वहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है। जीमुतवाहन पाल शासकों के दरबार में था। चक्रपाणि दत्त चिकित्सा शास्त्री था, बंगाल का चिकित्सा शास्त्री था, सबसे प्रसिद्ध था। ये 11वीं सदी में था, पाल वंश के समकालीन था। सुसूत्र संहिता पर भानुमति नामक टीका लिखी। सुसूत्र संहिता थी ना, सुसूत्र संहिता, उस पर भानुमति नाम से टीका लिखी और चक्रदत्ता नामक ग्रंथ लिखा जिसमें रोगों के इलाज के लिए उपाय थे। चरक संहिता पर आयुर्वेदिक दीपिका टीका लिखी। चरक संहिता पर भी टीका लिखी आयुर्वेदिक का, और सुसूत्र संहिता भी भानुमति नाम से टीका लिखी थी चक्रपाणि दत्त ने। ये ब्राह्मण परिवार से थे। कौन थे? चक्रपाणि दत्त है ना, ये ब्राह्मण से थे और कुलीन वेद परिवार से थे। इनके जो परिवार था ना पूरा वेद था, इनका भाई भी वेद था। और इनके पिता है ना वो पाल शासक नयनपाल थे ना, उसके रसोई के अध्यक्ष थे। जो रसोई का होता है ना अध्यक्ष, सारा खान पान पूरे राज्य में साम्राज्य में देखता है ना, उसके अध्यक्ष थे इसके पिता। चक्रपाणि मिश्र कहाँ थे? देखो चक्रपाणि दत्त और चक्रपाणि मिश्र अलग अलग है। आपको एग्जाम में इसी तरह इतिहास में हम ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, कहीं राज्यपाल एक ही मिल जाता है, कहीं वो मिल जाता है, कहीं मध्यकाल में एक ही शासन, जैसे कि हमने पढ़ा था कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वो तो आधारशिला रख के चला गया था। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था, उसने वापस दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया, वो भी चला गया। उसके बाद तुगलक वंश आया, उसने तीसरी चौथी मंजिल का निर्माण करवाया। उसी तरह से इसी तरह में आगे आगे बढ़ते रहते हैं। और चक्रपाणि मिश्र प्रताप के दरबार में था ये, और मुहूर्तमाला विश्व वल्लभ की रचना की थी, और एक राजनीति नाम का शायद ग्रंथ वगैरह ऐसा भी कुछ उसने लिखा था। वो डिटेल से हम प्रताप को पढ़ाऊंगी ना, पूरा डिटेल से वहाँ पढ़ाऊंगी। अब इसके चित्रकार, तो पाल वंश के चित्रकार थे भीतपाल और धीमान। बाल शैली को मगध शैली भी कहा जाता है। ये 2 चित्रकार थे। ये मैंने पूरी डिटेल से बता दिया। अब पाल वंश पूरा हो चुका है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, मैंने कहा था कि पाल वंश के स्थान पर अब सैन वंश आएगा, लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे। अब जो हम पढ़ेंगे ना, देखो यहाँ हमने वातापी के चालुक्य नहीं पढ़े थे, क्योंकि वातापी के चालुक्यों के बाद आया था राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट के बाद अब कल्याणी के वातापी के चालुक्यों के सामंत थे राष्ट्रकूट, इनको हरा के राष्ट्रकूटों ने स्थापना कर ली। अब कल्याणी के चालुक्य है ना, इन्होंने राष्ट्रकूटों का अंत करके कल्याणी के चालुक्य आ जाएंगे। तो ये बाद में है ना कल्याणी के चालुक्य, पहले वातापी के चालुक्य थे। वातापी के चालुक्यों ने भी कदम वंश था यहाँ पहले, कौन सा था? कदम वंश के शासकों के सामंत थे वातापी के चालुक्य, और कदम वंश को समाप्त करके वातापी के चालुक्यों ने यहाँ स्थापना की थी वातापी के चालुक्यों की, और इस वंश को समाप्त करके राष्ट्रकूटों ने स्थापना की। राष्ट्रकूटों को समाप्त करके वापस से कल्याणी के चालुक्य आएंगे, और ये पल्लव शासक है। तो जो हर्षवर्धन के थोड़ा सा समकालीन ऐसा था, और राष्ट्रकूटों के तो यहाँ वेंगी के चालुक्य आएंगे, क्योंकि पल्लवों को समाप्त करेंगे ये कल्याणी के चालुक्य। वातापी के चालुक्यों का अंत हो गया था, राष्ट्रकूट आ गए थे, अब कल्याणी के चालुक्य आएंगे ना। तो ये एक शाखा हो गई। ये एक ही जगह पे 2 शाखा थी, कल्याणी के चालुक्य और वातापी के चालुक्य एक ही जगह पे थे, क्योंकि इसको हटा के राष्ट्रकूटों ने शासन किया, वापस से राष्ट्रकूटों को हटा के यही शासन करेंगे। इसी तरह से ये कल्याणी के चालुक्यों की एक शाखा जाएगी यहाँ, उसका कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नरसिंह ऐसा कोई नाम होगा, वो नरसिंह वर्मन, तो ये पल्लव शासक थे, लेकिन इसका और कोई नाम है दूसरा। तो वो जाएंगे और यहाँ पल्लव शासकों को हरा के यहाँ अपनी वेंगी के चालुक्यों की नींव रखेंगे। फिर पल्लव शासक आएंगे, महेंद्र वर्मन का पुत्र होगा नरसिंह वर्मन सेकंड, वो वापस से आक्रमण करेगा और चालुक्यों को हराएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे वातापी के चालुक्य, थोड़ा सा कदम वंश का इतिहास होगा तो वो भी देख लेंगे, क्योंकि हमारी क्रम से सीरीज चल रही है प्राचीन इतिहास की, है ना। फिर यहाँ हमने बता दिया गुजर प्रतिहारों का अंत हो चुका है, तो यहाँ आ जाएंगे चौहान। यहाँ पर आपको पता है तो यहाँ भी गुजर प्रतिहार चौहान थे कन्नौज में, उनका भी अंत हो चुका है। यहाँ आ जाएंगे गढ़वाल। यहाँ पाल वंश मैंने आज पूरा पढ़ा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा सैन वंश। और ये पल्लव वंश को पढ़ेंगे, क्योंकि कल्याणी के चालुक्य, पल्लव वंश, सैन वंश ये सब एक दूसरे के समकालीन थे।
इसलिए पढ़ेंगे। लेकिन वातापी के चालुक्य थोड़ा सा अलग से है, तो पहले इसको कल हम वातापी के चालुक्य पढ़ेंगे और कदम वंश का थोड़ा सा इतिहास देखेंगे। उसके बाद कल्याणी के चालुक्य तक ला देंगे और पल्लव और इन सबको युद्ध वगैरह करा लेंगे। और आगे वेंगी के चालुक्यों की स्थापना कौन करता है, पल्लवों का कौन सा शासक सबसे शक्तिशाली था, कांची के कैलाशनाथ का मंदिर किसने बनाया था, जिस तरह हमने राष्ट्रकूटों में कैलाशनाथ मंदिर गुफा नंबर 16 में बनाया था, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, वो हमने पढ़ा था राष्ट्रकूटों में। यहाँ काशी में कैलाशनाथ का मंदिर कौन बनाएगा, वो पूरा डिटेल से आप वीडियो को देखते रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह प्राचीन इतिहास की सीरीज में या पूर्व मध्यकालीन की सीरीज में बने रहे। आपको अथॉरिटी नोट्स सौरभ चौबे की बुक से मिल रहे हैं और मैं यहाँ से जहाँ भी मुझे अथॉरिटी सोर्स NCERT RBSE जहाँ मिले ना पूरा डिटेल से दे रही हूँ आपको। इसके अलावा कहीं नहीं, इतने कि एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रही हूँ जहाँ तक मेरी कोशिश है। और आप भी अपने साथ तैयारी जारी रखें। स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, इन सब के लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। UPSC पर ही दे रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।